बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जिसमें पहले 4 न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है, तो आइए देखिए। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 इंटू 10 रेज पावर 4 ओहम। हमारे पास एक आयरन की वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 1 इंटू 10 रेज पावर 4 ओहम के इक्वल है। कहता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर क्या होगी इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज 5.2 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। अगर अल्फा की वैल्यू 5.2 इंटू 10⁻³ पर केल्विन के इक्वल होगी। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा में हमारे पास जो वैल्यूज हैं उसमें सबसे पहले टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है, दैट इज T0 विच इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। और चूंकि हमने टेम्परेचर केल्विन में यूज करना होता है, इस वजह से इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 273 केल्विन। अब स्टूडेंट, सेकंड टेम्परेचर उसने दिया हुआ T, दैट इज इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस। इस 500 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 773 केल्विन। और अगर हम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर निकालते हैं विच इज T माइनस T0, सो दिस इज इक्वल टू 500 केल्विन। इसके बाद स्टूडेंट्स उसने हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो कितनी है, दैट इज R0 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁴ ओहम। और साथ उसने अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया विच इज 5.2 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। स्टूडेंट्स, इसमें हमने 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आयरन वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम रिक्वायर्ड में लिखते हैं। रिक्वायर्ड और T की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स हमें यह पता है कि अल्फा की वैल्यू होती है RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू डेल्टा टी। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का रिलेशन है। अब इसमें सारे पैरामीटर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जबकि RT की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो यहां से RT की वैल्यू को सेपरेट करेंगे। सो RT की वैल्यू बन जाएगी RT दैट इज इक्वल टू R0 डेल्टा टी इंटू अल्फा प्लस R0। ये फैक्टर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर ये माइनस का R0 दूसरी तरफ जाके प्लस का R0 बन जाएगा। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में से R0 की वैल्यू कॉमन आ रही है, तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं। सो दिस बिकम्स R0। इसमें से R0 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहां से R0 कॉमन लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब स्टूडेंट्स, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो उसके लिए देखिए RT दैट इज इक्वल टू R0 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁴, ब्रैकेट में अल्फा की वैल्यू है 5.2 इंटू 10⁻⁻³ और मल्टीप्लाई हो रहा है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर से जिसकी वैल्यू है 500 और फिर प्लस 1 इसके साथ एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को जो ब्रैकेट के अंदर है इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो बाहर वाली वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी 1 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय इस सारे का आंसर आ जाएगा 2.6 प्लस 1 इसके साथ एज इट इज आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं RT विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 2.6 में एक ऐड करेंगे तो यह आंसर आ जाएगा 3.6 और रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁴ ओहम। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा।
आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ सेल इन द सर्किट। ये जो यहां हमें एक सर्किट नजर आ रहा है, इसमें दो सेल्स नजर आ रहे हैं। एक की ईएमएफ को E1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दूसरे की ईएमएफ को E2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपने इन दोनों सेल्स के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें देखें कि हमारे पास सेल, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरा सेल है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, और सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टर दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 8 ओहम के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स हमने यहां पे सबसे पहले यह डिसाइड करना है कि कौन सा सेल सर्किट में करंट फ्लो करवाएगा। तो उसके लिए जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसके टर्मिनल्स के मुताबिक हम कन्वेंशनल करंट इसके अंदर मूव करवाएंगे, जो कि इस केस में E1 की वैल्यू चूंकि ज्यादा आ रही है E2 से, इसका मतलब है कि फ्लो ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। अब चूंकि तमाम कंपोनेंट सीरीज में हैं, इस वजह से I इज द वैल्यू ऑफ द करंट जो कि तमाम कंपोनेंट्स में से पास करेगी। स्टूडेंट्स चूंकि सर्किट में ये करंट फ्लो करवा रहा है, तो इसके लिए अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखते हैं तो वो बन जाएगी VT दैट इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। ठीक है, ये VT1 की वैल्यू आ जाएगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट सेल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू VT2 इक्वल आ जाएगी E2 माइनस इंटू माइनस IR2। अब इसको हम पहले रिक्वायर्ड में लिख देते हैं। रिक्वायर्ड, तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सेल, और सेकेंडली हम कैलकुलेट करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकेंड सेल। अब स्टूडेंट्स हमें पता चल चुका है कि हमने क्वेश्चन को प्रोसीड किस तरीके से करना है, तो आइए अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन,
E1 माइनस IR1, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो VT1 दैट इज इक्वल टू E1 की वैल्यू 24 माइनस नेट करंट की वैल्यू 2 एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.24 एज इट इज माइनस दिस इज 0.2 और आंसर आ जाएगा इसका 23.8 वोल्ट। सो दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सेल। अब स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरीके से हमने सेकंड सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E2। लेकिन स्टूडेंट्स हमें यह पता है कि E2 चार्जिंग कर रहा है, सिंस E2 is चार्जिंग, सो इसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन बन जाएगी E2 प्लस IR2। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, दिस इज 6 प्लस 2 इंटू 0.9, 6 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 आंसर आ जाएगा और VT2 की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को ऐड करने से 7.8 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल जिसकी EMF E2 के इक्वल थी। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। कहता है फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंसेज ऑफ द सर्किट। सर्किट में मौजूद जितनी भी रेजिस्टेंसेज हैं उसमें से फ्लो करने वाले करंट की वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें नजर आ रहा है दो सोर्सेज ऑफ EMF है, E1 जिसकी वैल्यू 9 वोल्ट है, E2 जिसकी वैल्यू 6 वोल्ट है और दो रेजिस्टर हैं R1 एंड R2। हमने R1 और R2 में से फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो हमें यहां पे पहले लूप्स बनानी है। फर्ज कर लें कि इस लूप को हम नाम देते हैं A, B, C, D एंड A। अब इस क्लोज लूप में फ्लो करने वाले करंट को हम नाम दे देते हैं I1 का और इसकी डायरेक्शन सपोज कर लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज है। स्टूडेंट्स इसी तरीके से नेक्स्ट लूप हम कंसीडर करते हैं D, C, E, F एंड D और इसमें फ्लो करने वाले करंट को हम नाम दे देते हैं I2 का। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं उसमें E1 विच इज इक्वल टू 9 वोल्ट, E2 विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट, R1 इज इक्वल टू 18 ओहम एंड R2 इज इक्वल टू 12 ओहम। रिक्वायर्ड है हमने R1 और R2 में से फ्लो करने वाले करंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो दिस इज करंट थ्रू R1, इसको हम नाम दे देते हैं I प्राइम का और इसी तरीके से करंट थ्रू R2 और इसको हम नाम देते हैं I डबल प्राइम का। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट I1 and I2 be the currents flowing in anti-clockwise directions in loops A, B, C, D, A and D, C, E, F, D respectively। तो स्टूडेंट्स हमने किरचॉफ वोल्टेज रूल इसके ऊपर अप्लाई करना है। सो दिस इज अप्लाइंग
किरचॉफ वोल्टेज लॉ एट ए बी सी डी ए। स्टूडेंट्स, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब हम जरा सर्किट डायग्राम की तरफ चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव और कौन सी क्वांटिटीज नेगेटिव ली जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द लूप ए बी सी डी ए। इसमें हम पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं और ए पॉइंट से अगर हम बी पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो I1 करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम होने की वजह से E1 की वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाएगा, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी डायरेक्शन और EMF की डायरेक्शन सेम है, इस वजह से E1 की वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाएगा। इसके बाद हम बी पॉइंट से सी की तरफ मूव करते हैं, बीच में कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा। फिर जब हम सी पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो इसमें I1 करंट की डायरेक्शन आ जाएगी अपवर्ड, लेकिन साथ ही दूसरे लूप का I2 करंट डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो चूंकि हम इस लूप को स्टडी कर रहे हैं और तो इसके करंट में से यानी I1 में से I2 की वैल्यू को माइनस किया जाएगा। अब चूंकि इस रजिस्टर में से पास करते हुए हमारी डायरेक्शन भी सी से डी की तरफ है और करंट की डायरेक्शन भी सी से डी की तरफ है, इस वजह से रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसकी वैल्यू को नेगेटिव लिया जाएगा। और फाइनली डी से हम ए की तरफ मूव करके दोबारा उसी पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब है कि यहां पे E1 की वैल्यू पॉजिटिव और R1 के अक्रॉस जो भी वैल्यू आएगी उसको नेगेटिव लिखा जाएगा। तो आइए अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं।
I2 करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये I2 करंट की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो 1 बिकम्स I1 माइनस I2 की वैल्यू 1.25 दैट इज इक्वल टू 0.5। सो I1 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव वैल्यू इस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो 0.5 में प्लस कर देंगे 1.25। सो I1 की वैल्यू आ जाएगी 1.75 एम्पियर। अब स्टूडेंट्स I1 और I2 दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लेनी है। अब हम अपने आंसर थ्रू R1 विच इज बेसिकली I प्राइम, और इसकी वैल्यू है I1 माइनस I2। वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इज 1.75 माइनस I2 की वैल्यू है 1.25 और आंसर I प्राइम का निकल आएगा 0.5 एम्पियर। सो दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर R1। अब इसी तरीके से हमने R2 के लिए कैलकुलेशन करनी है। करंट थ्रू R2 I डबल प्राइम दैट इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स I डबल प्राइम की वैल्यू क्या है, इसके लिए जरा डायग्राम की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, R2 से जो करंट पास कर रहा है उसको हमने नाम दिया हुआ है I डबल प्राइम का, और आप यहां देख सकते हैं कि R2 में से सिंगल करंट पास कर रहा है जिसको हमने I2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि I डबल प्राइम की वैल्यू I2 करंट के इक्वल है। तो अब हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम लिखेंगे I डबल प्राइम दैट इज इक्वल टू I2 और I डबल प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 1.25 एम्पियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर R2। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। कहता है फाइंड द करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टर ऑफ द सर्किट। सर्किट में मौजूद जितने भी रेजिस्टर्स हैं उसके अक्रॉस आपने करंट की वैल्यूज और पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हमने बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जिस तरह से किया है उसी तरीके से ही कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशंस ऑफ करंट तक। उसके बाद आपने P इज इक्वल टू I स्क्वायर R वाला फॉर्मूला अप्लाई करके ईच रेजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेटेड पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें हम लूप्स बनाते हैं। तो से दिस इज A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। और इसमें करंट की डायरेक्शन हम सपोज कर लेते हैं दैट इज क्लॉकवाइज, और करंट को हम नाम दे देते हैं I1 का। नेक्स्ट लूप हम बना लेते हैं B F E C B, और इसमें भी करंट की डायरेक्शन जो है वो हम क्लॉकवाइज कंसीडर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, करंट की डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज रख लें या एंटी क्लॉकवाइज रख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस चेंजिंग इसके अंदर आती है कि कहां पे आपने पॉजिटिव साइन लगाना है, कहां पे आपने नेगेटिव साइन लगाना है। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो हमें रेजिस्टर्स दिए गए हैं और सेल्स दिए गए हैं, इसको हम नाम दे लेते हैं। तो सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ E1 विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट। इसको हम नाम दे देते हैं R1 रेजिस्टर, इसको हम नाम देते हैं R2, इसको हम नाम दे देते हैं R3 रेजिस्टर का। इसी तरीके से ये बन जाएगा R4, दिस इज R5। ये सेल जो है इसको हम नाम दे देते हैं E2 का, और इसको हम नाम दे देते हैं R6 का। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास बेसिकली 6 रेजिस्टर्स हैं जिसके अक्रॉस आपने करंट की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम डेटा लिखते हैं। डेटा E1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, E2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। उसके बाद रेजिस्टर R1 विच इज इक्वल टू 1 ओहम, R2 इज इक्वल टू 2 ओहम, R3 इज इक्वल टू 1 ओहम,
R4 is equal to 1 ohm, R5 is equal to 2 ohm and R6 is equal to 1 ohm. रिक्वायर्ड है हमने करंट थ्रू ईच अब इसमें अगर हम पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 इसको नेगेटिव लिया जाएगा। फिर आप जब B से C की तरफ मूव करते हैं तो I1 करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जबकि I2 करंट की डायरेक्शन इस वक्त अपवर्ड है। तो यहां पे हम करंट की नेट वैल्यू को I1 माइनस I2 लिखेंगे। अक्रॉस R3 भी पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा। फिर C पॉइंट से D पॉइंट की तरफ मूव करते हुए करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम होने की वजह से I3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू को नेगेटिव लिया जाएगा। और फाइनली D से A की तरफ हमारी डायरेक्शन और EMF जो है सोर्स ऑफ EMF इसकी डायरेक्शन सेम है, इस वजह से EMF की वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी कि EMF की वैल्यू पॉजिटिव होगी, R1, R2 और R3 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू को नेगेटिव लिखा जाएगा। तो आइए अब हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। सो दिस बिकम्स E1 माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2 माइनस I1 R3 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज रूल के मुताबिक एक कंप्लीट इक्वेशन बन चुकी है। अब इसमें जो वैल्यूज हमारे पास हैं हम उसमें पुट करते हैं। E1 की वैल्यू है 6 माइनस I1 एज इट इज, R1 की वैल्यू है 1 माइनस I1 माइनस I2 एज इट इज, R2 की वैल्यू है 2 माइनस I1 एज इट इज और R3 की वैल्यू है 1 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ दिस बिकम्स 6 माइनस I1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2 माइनस I1 दैट इज इक्वल टू 0। 6 माइनस I1 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 माइनस 1 एज इट इज दैट इज इक्वल टू 0। अब I1 वैल्यूज को कंबाइन कर लेते हैं। दिस इज माइनस माइनस 2 फिर माइनस आ जाएगा तो टोटल इसकी वैल्यू बनेगी माइनस 4 टाइम्स ऑफ I1 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 एज इट इज दिस इज इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहां पे लिख लेंगे divided by 2 we have 3 minus 2I plus I2 that is equal to 0 and minus 2I
प्लस i2 दैट इज इक्वल टू -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स हमने केवीएल अप्लाई करना है सेकंड लूप के ऊपर, तो उसके लिए देखें अप्लाइंग KVL at B F E C B। अब स्टूडेंट्स इसमें कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव रखनी है, इसको देखने के लिए दोबारा हम सर्किट डायग्राम की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं BFECB लूप की। अब इसमें अगर आप देखें तो B से F की तरफ जाते हुए हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 पॉजिटिव लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं F से, तो F से जब आप E की तरफ मूव करेंगे तो पहले कंपोनेंट आता है R5, जिसमें वंस अगेन हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू भी नेगेटिव ली जाएगी। लेकिन आगे आ जाता है सोर्स ऑफ EMF, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, लेकिन हम मूव करते हुए इसके पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पे E को माइनस लिया जाएगा या इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू को नेगेटिव लिया जाएगा, और यहां से हम पहुंच जाएंगे पॉइंट E पे। और E से फिर आप मूव करेंगे C की तरफ, तो रास्ते में रजिस्टर R3 है, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होने की वजह से R6 के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और C पॉइंट से फिर हम मूव करेंगे पॉइंट B की तरफ, जहां पे I2 करंट ऊपर की तरफ जबकि I1 करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो R2 के लिए जब आप नेट करंट की बात करेंगे तो इसको हम I2 माइनस I1 लिखेंगे, और इस तरह से फाइनली हम उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां से हमने मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो यानी कि इसमें सारे पैरामीटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने ध्यान में रखनी है, और आइए अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगी इक्वेशन -I2 R4 -I2 R5 -E2 -I2 R6 -I2 -I1 into R2 दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास BFECB लूप के अक्रॉस KVL की इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स में जो वैल्यूज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं उनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा -I2 R4 की वैल्यू है 1 -I2 एज इट इज, R5 की वैल्यू है 2 -E2 की वैल्यू है 10 के इक्वल, -I2 एज इट इज, R6 की वैल्यू है 1 -I2 -I1 और R2 की वैल्यू है 2 के इक्वल, एंड दैट इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, -I2 -2I2 -10 -I2 -2I2 और +2I1 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें I2 वैल्यूज और I1 वैल्यूज उनको कंबाइन करते हैं, -I2 -2I2 -I2 और -2I2, तो ये बन जाएगा टोटल -6 टाइम्स ऑफ I2, उसके बाद +2 टाइम्स ऑफ I1 एंड देन फाइनली -10 विच इज इक्वल टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं 2I1 -6I2 -10 is equal to 0. This is 2I1 -6I2 that is equal to 10. इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को ऐड करना है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं एडिंग 1 and 2 we have, अब इक्वेशन नंबर 1 है -2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू -3, और इक्वेशन नंबर 2 है जी 2I1 -6I2 इज इक्वल टू 10। दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, इसकी वैल्यू आ जाएगी -5I2
और इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 के इक्वल। सो I2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -7/5 एंड I2 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.4 एम्पियर विद नेगेटिव साइन। अब स्टूडेंट्स यहां पे नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि I2 की जो हमने डायरेक्शन रखी थी, एक्चुअली में I2 की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर हमने डायरेक्शंस क्लॉकवाइज रखी हैं, तो यहां पे ये आंसर हमें यह बता रहा है कि I2 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज नहीं, I2 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हम लिख लेते हैं, नेगेटिव साइन shows that direction of I2 is anti-clockwise। अब स्टूडेंट्स हम I1 करंट कैलकुलेट करते हैं। नाउ 1 बिकम्स, I2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, विच इज -2I1 प्लस I2, और I2 की वैल्यू हमने निकाली है -1.4, दैट इज इक्वल टू -3। तो बन जाएगा -2I1 विच इज इक्वल टू -3 प्लस 1.4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6 विद नेगेटिव साइन, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ -2I1 करंट। तो नेगेटिव साइन नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और I1 की वैल्यू बनेगी 1.6 डिवाइड बाय 2, एंड I1 इज इक्वल टू 0.8 एम्पियर। अब इस करंट के पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि I1 करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में हमने मेंशन किया था। आइए स्टूडेंट्स, अब हम हर एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने जो दो करंट्स की वैल्यूज निकाली हैं वो हम यहां पे लिख लेते हैं। I1 की वैल्यू है 0.8 एम्पियर और I2 की वैल्यू है 1.4 एम्पियर। अब आंसर में I2 की वैल्यू नेगेटिव लिखी थी और हमने कहा था कि इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज है, तो अब डायग्राम में हमने इसकी डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज बना लिया है, इस वजह से हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यूज यूज की हैं। अब स्टूडेंट्स, हम हर एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है करंट थ्रू R1 दैट इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स डायग्राम में देखें, I1 अकेला करंट R1 में से पास कर रहा है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू I1 के इक्वल है और आंसर हमारा आ जाएगा 0.8 एम्पियर। इसी तरीके से करंट थ्रू R2, अब R2 में से दो करंट्स पास कर रहे हैं, I1 करंट नीचे की तरफ जबकि I2 करंट भी नीचे की तरफ पास कर रहा है, तो इसके लिए करंट की दोनों वैल्यूज सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड कर दी जाएंगी, और दोनों वैल्यूज हम जहां पे लिखते हैं तो दिस इज 0.8 प्लस 1.4 और इसका आंसर आ जाएगा 2.2 एम्पियर। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं थर्ड रजिस्टर की तरफ, दैट इज करंट थ्रू R3। अब R3 में से सिर्फ I1 करंट पास कर रहा है, तो इसकी वैल्यू भी इक्वल आ जाएगी I1 करंट के, विच इज 0.8 एम्पियर। नाउ स्टूडेंट्स, करंट थ्रू R4, अब R4 में से सिर्फ I2 करंट पास कर रहा है, तो इसकी वैल्यू I2 करंट के इक्वल होगी, विच इज 1.4 एम्पियर। इसी तरीके से R5 में से भी I2 करंट पास कर रहा है और R6 में से भी सिर्फ I2 करंट पास कर रहा है, तो इन दोनों के लिए भी सेम वैल्यूज आएगी। सो 5 है करंट थ्रू R5 विच इज इक्वल टू I2, इसकी वैल्यू 1.4 एम्पियर, एंड करंट थ्रू R6 दैट इज
ऑल्सो इक्वल टू I2 करंट विच इज 1.4 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स ये हर किसी रजिस्टर से फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हमने हर एक रजिस्टर के क्रॉस पावर डिसिपेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए देखिए, पावर डिसिपेशन, इसमें सबसे पहले हम अक्रॉस R1, इसको हम लिखेंगे P1 दैट इज इक्वल टू करंट थ्रू R1 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R1। ये हमारे पास इसका रिलेशन बन जाएगा। सो P1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? अब R1 के क्रॉस करंट कितना है जी? 0.8, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, और R1 की वैल्यू क्या है? 1 ओम के इक्वल। सो द आंसर इज 0.64 वॉट। अब स्टूडेंट्स हमने सेकेंड रजिस्टर के अक्रॉस देखना है, अक्रॉस R2 दैट इज P2 विच इज इक्वल टू करंट थ्रू R2 इसका स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय R2। सो P2 दैट इज इक्वल टू R2 के अक्रॉस जो करंट है उसकी वैल्यू है 2.2 एम्पियर, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, और R2 की वैल्यू है 2। दिस इज 2.2 का स्क्वायर करेंगे, आंसर आ जाएगा 4.84 मल्टीप्लाई बाय 2। सो द आंसर इज 9.68 वॉट। अब थर्ड रजिस्टर के लिए अक्रॉस R3, P3 that is equal to current through R3 whole square multiply by R3। अब R3 के अक्रॉस कितना करंट है? दैट इज ऑल्सो 0.8, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और R3 रजिस्टर की वैल्यू है 1। सो द आंसर इज 0.64 वॉट। अक्रॉस R4 दैट इज P4 विच इज करंट थ्रू R4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R4, और इसकी वैल्यू है 1.4 का होल स्क्वायर, और R4 की वैल्यू है 1 के इक्वल। सो P4 किसके इक्वल आ जाएगा? P4 आ जाएगा 1.96 वॉट के इक्वल। अब स्टूडेंट्स हम फिफ्थ रजिस्टर के क्रॉस पावर डिसिपेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अक्रॉस R5 this is P5 which is equal to current through R5 इसका स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय R5। तो R5 के अक्रॉस जो करंट है दैट इज 1.4 होल स्क्वायर, और R5 की वैल्यू है 2 ओम के इक्वल। दिस इज 1.96 मल्टीप्लाई बाय 2, और आंसर आ जाएगा इसका 3.96 वॉट। एंड फाइनली वी हैव अक्रॉस R6 दिस इज P6 विच इज करंट थ्रू R6 होल स्क्वायर इंटू R6, and P6 that is equal to 1.4 का होल स्क्वायर इंटू 1, एंड दैट इज 1.96 वॉट। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।